स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबड़गांव। मैं डॉक्टर माधव गायकवाड़, हिंदी विभाग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय भाषा के अंतर्गत कवि निराला की जो कविता है उस कविता को हम देखेंगे। कविता का नाम है बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चित साहित्यकारों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 और उनकी मृत्यु 1961 में हुई है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल ग्राम में हुआ था। माना जाता है कि निराला का जन्म रविवार को हुआ था, इसीलिए सूर्यकांत कहलाए जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़कोला नामक गांव रहा था। हाई स्कूल की शिक्षा हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन भी उन्होंने किया है। उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन किया है। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही हो पाई है। 1942 से लेकर 1961 तक इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन किया है। उनके प्रसिद्ध कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार है: अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, आराधना, बेला, नए पत्ते। तो निराला यह सभी कवियों में निराला ही माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में एक पंक्ति की कविता बनाने वाले निराला ही माने जाते हैं। ताल पुराना खुदा दादू बुड़ुक, यह एक वाक्य कविता की पंक्ति हो गई और इस पर चर्चाएं भी हो गई। अपितु हिंदी साहित्य में सबसे लंबी कविता लिखने वाले भी निराला ही माने जाते हैं। उनकी लंबी कविताओं में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास, ये उनकी लंबी कविताएं हैं। तुलसीदास खंड काव्य के रूप में उसको देखा जाता है, परंतु सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा मात्र हिंदी साहित्य की पहचान है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से वे एक
माने जाते हैं। अतः 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में आपका निधन हुआ है। ये मित्रों, ये रहा उनका जीवन परिचय। अब हम उनकी कविता की ओर जुड़ जाते हैं। कविता जो है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, वह किसी को बता रहे हैं नदी किनारे की जो नाव होती है उसको विश्रांति के समय में कहीं बांधना पड़ता है, और वह एक विशेष जगह है। उस जगह पर निराला नाव बांधने के लिए मना कर रहे हैं। ये क्यों मना कर रहे हैं? यह उनकी जो कविता है, यह कविता एक कविता नहीं है, एक स्मृति गीत माना जाता है, क्योंकि अतीत को वह वर्तमान में लाना चाहते हैं। साथ ही एक दार्शनिक संदेश भी इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। कविता अत्यंत छोटी है, कुल मिलाकर 10 पंक्तियों की यह कविता है, परंतु एक विशेष प्रकार का संदेश इसमें कवि पाठकों को देना चाहते हैं। निराला अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ससुराल जाते हैं। ससुराल के गांव के पास एक नदी बहती है। संध्या को वे उस नदी के घाट पर बैठकर सांझ नदी तटों, पेड़ों को शांत देखते हैं। उनके कवि मन में पत्नी के वियोग से उपजी एक मन की भाव नदी बहने लगती है, और ये भाव नदी ही कवि की यह कविता बन चुकी है। इस गीत में वे सारी स्मृतियाँ, शब्द, चित्र आदि बनकर साकार हो जाती है, जो उनकी पत्नी के जीवित रहते हुए नदी और जीवन के संबंधों को तरलता देती रहती है। नदी और जीवन, इनका गहरा संबंध है। इस गीत का एक आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि इस जीवन रूपी नाव को संसार रूपी नदी के तट पर मत बांधो। निराला बंधन मुक्ति का भी संकेत देते हैं। यह रचना नवगीत विधा का आरंभ भावों की नवीनता, शिल्प की नवीनता और भाषा की नवीनता के आधार पर भी करती है। नवगीत विधा का आरंभ इसी तरह की गीति रचनाओं से माना जाता है। यह एक नवगीति काव्य है। नवगीत मतलब एक नवीन प्रकार का, जो मुक्त है। व्यक्ति का जीवन मुक्त है। उस मुक्त जीवन को किसी एक नदी के किनारे बांधना, यह निराला को ठीक नहीं लगता। जो उसका संबंध वह नाव से जोड़ते हैं। जहाँ निराला और उनकी पत्नी जहाँ बैठते थे और जीवन के सपने देखते थे, वहीं पर अकेले में निराला जाकर बैठे हैं। अब वहाँ से जाने के पश्चात वह नाविक जो है अपनी नाव जो है वहाँ पर खड़े करता है, मतलब उसको बांधना पड़ता है ताकि वह नदी में बह न जाए। अगर नाव को विश्रांति के समय में बांधा नहीं जाता तो वह प्रवाह के साथ वह नाव उस सागर को मिल सकती है। इसीलिए निराला चाहते हैं कि वह जो उनकी जगह है वहाँ पर किसी वस्तु का ठहरना उनको ठीक नहीं लगता। इसीलिए वह एक नाविक को ये संबोधित करते हैं कि बांधो न नाव
इस ठाव बंधु। हे बंधु, हे भाई, यहाँ पर उस नाव को बांधो मत, वहाँ पर बांधो मत। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। कविता आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, आप उसकी पंक्तियां देख सकते हैं। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती धंसकर। ये जो उनकी स्मृतियां हैं, अपनी विगत स्मृतियां हैं, उन विगत स्मृतियों को यह फिर से उजाला दे रहे हैं, क्योंकि वह कभी यहाँ आकर नहाया करते थे और आंखें रह जाती फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। वह जो दृश्य है, वह दृश्य देखने के लिए निराला के पैर जो है कांप उठते थे। यह एक प्रकृति सौंदर्य के कवि है, प्रकृति सौंदर्य के कवि है। आप उनकी जो कविता है जूही की कली, यह अगर आप देखते हैं या पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से एक जूही के कली के माध्यम से करने का उन्होंने प्रयास किया है। और इसी प्रकार से वह नदी का सौंदर्य, वह हरियाली, वह पेड़, वह नाव, लोगों की चहल, पक्षियों का चहकना, इसके अंदर वह जो है उनकी पत्नी का नहाना, यह जो एक सौंदर्य है, इस सौंदर्य को यहाँ पर वह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु, बांधो न इस नाव इस ठाव बंधु। जो वह उनकी जो पत्नी का हंसना जो था, ये प्रकृति का हंसना है। अतः जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को वह हंसी के रूप में प्रकृति के साथ जोड़ते थे। जिस प्रकार से नदी की हरियाली, नदी का बहना, जो नदी की आवाज़ है, वह आवाज़ नदी के हंसने की आवाज़ है, उसका सौंदर्य है, उसके चेहरे का सौंदर्य है। मतलब ये जो तुलना है, ये तुलना अप्रत्यक्ष रूप से निराला ने अपने पत्नी के साथ करने का प्रयास किया है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, उनका जो हंसना था वह बहुत कुछ कह जाता था। क्या कहता था? फिर भी अपने में रहती थी, फिर भी वह बोल नहीं पाती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। जिस प्रकार नदी है, नदी सब कुछ देती है लेकिन बोलती नहीं है, सौंदर्य देती है, बोलती नहीं है। उसी प्रकार से सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु, सभी को साथ देती थी, सबके मन मोह लेती थी। उस प्रकार से उसकी जो पत्नी है, यह अपने पत्नी की तुलना जो है नदी के साथ कर रहे हैं। इसीलिए ये जो तुमने यहाँ जो नाव बांधी है, यहाँ पर नाव बांधना नहीं है, क्योंकि वह स्मृति है, वह स्मृति शेष है और वह स्मृति शेष उसी प्रकार से वहाँ पर रहना चाहिए। ये कवि की कल्पना तथा कवि को ये लगता है कि वह उसी प्रकार से निरस्थल रहे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्थल जो है यह उस प्रकार से बांधा हुआ उनको दिखना नहीं चाहिए। और इसीलिए वह उस नाविक को कह रहे हैं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु। कविता अत्यंत सरल शब्दों में, सरल अर्थों में लिखी गई है, अत्यंत छोटी कविता है। यह कविता जो है यहाँ पर समाप्त होती है। बाकी की जो दूसरी कविता है वह अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ अभी हम रुकते हैं।